नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं छांट कर इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो छांट कर लाया हूँ, तो कृपया इसे ज़रूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचें। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। तो पहला मुख्य प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कृषि की अवस्था का वर्णन करें। यानी स्वतंत्रता के समय भारत की कृषि की क्या दशा थी उसके बारे में बताना है। इस चीज़ को, कृषि की दशा को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट है उत्पादकता का निम्न स्तर। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था। निम्न उत्पादकता का मतलब उत्पादन का निम्न स्तर। यानी अगर उत्पादन कम होगा, जैसे अनाज या फसल बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं और वो कम हुआ, गेहूं कम हुआ, चावल कम हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्पादन का निम्न स्तर, यानी उत्पादन कम हुआ। 2014 की तुलना में सन 1947 में गेहूं के उत्पादन का स्तर लगभग 15 गुना तथा चावल का लगभग 5 गुना कम था। यानी 2014 में जितना गेहूं का उत्पादन हुआ उससे 15 गुना कम 1947 में हुआ था गेहूं का उत्पादन, और चावल का कितना हुआ? 5 गुना कम उत्पादन हुआ था 1947 में। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय कृषि जो थी, कृषि यानी खेती जो की जाती थी, उसमें जो उत्पादन होता था वो बहुत ही कम होता था। यानी उत्पादकता का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था। दूसरा पॉइंट है उच्च कोटि की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या है? संवेदनशीलता का मतलब आशा रखना या किसी पे निर्भर होना, वो संवेदनशीलता होता है। तो वो जो थी वो क्या थी? उच्च कोटि की थी। क्या था, ये विस्तार से जानते हैं। कृषि में अधिक संवेदनशीलता पाई जाती थी क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक थी। यानी कृषि के जो लोग थे वो आशा रखते थे या निर्भर रहते थे किस पर? वर्षा पर, कि अगर बारिश होगी तो ही फसल होगी, नहीं तो नहीं। अच्छे वर्षा का मतलब अधिक उत्पादन तथा कम वर्षा का मतलब बहुत कम उत्पादन। बिल्कुल, अगर अगर वो कृषि जो किसान है अगर वो वर्षा पर ही निर्भर रहेंगे तो अगर बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, और बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। ब्रिटिश शासनकाल में सिंचाई के स्थायी साधन यानी नहर और कुओं का विस्तार करने में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने क्या करा? उन्होंने सिंचाई के जो स्थायी साधन होते हैं, जैसे कुआं हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, इसका उन्होंने कभी भी विस्तार नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत के जो किसान थे वो हमेशा किस पर निर्भर होते थे? वर्षा पर निर्भर होते थे। और फसल किस पर फिर निर्भर हुई? वर्षा पर। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छा, नहीं तो खराब। तीसरा पॉइंट है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई। क्या था कि भूमि के स्वामी कभी कभार ही भूमि पर खेती करते थे। भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, लेकिन उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। यानी जब फसल होगी तो वो पहुंच जाते थे आधा हिस्सा लेने के लिए, ला भाई आधा हिस्सा ला मेरा। लेकिन जब फसल वो किसान बोते थे या खेती बाड़ी करते थे तो उसमें जो खर्चा होता था उसके लिए वो खर्चा बिल्कुल नहीं देते थे। उत्पादन की लागत पर कोई खर्चा नहीं करते थे, वो कोई पैसा नहीं देते थे कि ले भाई ले अनाज खरीद के ले आ या खाद खरीद के ले आ, उसके लिए पैसा कभी नहीं देते थे वो। फसल के हिस्सेदार भूस्वामियों को कृषि की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था। जो हिस्सेदार जो थे, भूस्वामी जो थे, जिनकी जमीन थी, उनको कृषि के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उनका बस एकमात्र उद्देश्य क्या था? लगान को अधिकतम करना, टैक्स को अधिक से अधिक करना। यानी जो किसान खेती कर रहे हैं उस पे बस कैसे ना कैसे करके टैक्स बढ़ाएं, कैसे ना करके बस लगान को अधिकतम करें और उससे कमाएं। उनका बस यही मानना था। भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उससे वो केवल अपनी निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते थे।
यानी भूमि पर जो किसान खेती करते थे उनको जो उससे इनकम मिलती थी उससे क्या कर सकते थे, वो केवल जिंदगी जी सकते थे, सिर्फ जिंदा रह सकते थे, बस इतना कमाते थे वो लोग। तो इससे क्या था, इससे ये दिखाता है, ये चीज़ दिखाती है कि जो भारत में जो कृषि थी वो कैसी गतिहीन थी और पिछड़ी हुई थी। चौथा पॉइंट है अनार्थिक एवं खंडित जोत। अनार्थिक मतलब बिना किसी अर्थ के, बिना किसी काम के, और खंडित जोत यानी टुकड़ों में बटी हुई जमीन जो खेती करने लायक होती है। क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि वाली भूमि जो होती थी वो खंडित एवं टुकड़ों में बटी हुई थी, जिसके अनुसार अधिकांश जोत अनार्थिक थे जिन पर उपज कम होती थी। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि के लिए जो भूमि होती थी वो क्या थी, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जिससे क्या था, उन पर खेती करना बहुत ही मुश्किल सा होता था और उस पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल सा होता था, जो क्या था, अनार्थिक सा हो जाता था। और खेती होती भी थी तो क्या होती थी, उस पर जो उपज होता था वो बहुत ही कम होता था। अगला मुख्य प्रश्न है, औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। यानी ये तो पता चल गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि जो थी वो पिछड़ी हुई थी और गतिहीन थी भारत की, लेकिन वो क्यों थी, उसका मुख्य कारण क्या था, मेन रीजन क्या था। तो पहला जो मेन रीजन था वो क्या था, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। इस ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली में क्या था कि इस भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत सरकार, भूस्वामी तथा किसानों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया। किन किन के बीच, सरकार के बीच, भूस्वामी के बीच और किसानों के बीच क्या किया गया, त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया। कैसा त्रिकोणीय संबंध, लेकिन पहले वो देख लेते हैं कि इस त्रिकोणीय संबंध का नाम क्या था, जमींदारी प्रथा। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया, जमींदारी प्रथा। अब ये देखते हैं ये त्रिकोणीय संबंध था क्या। तो था क्या कि जमीन, पहला जो था वो जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार किया गया था। ठीक है, जमींदार जो थे उनको भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार कर दिया, ठीक है, जमीन उनके नाम कर दी, ठीक है। जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। यानी जमींदार जो थे जिनके नाम पे भूमि थी उनको क्या करना रहता था, भू राजस्व, यानी भूमि जो उनके नाम पे तो उसके टैक्स के अनुसार उन्हें क्या होता था, उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी, जो फिक्स कर दी गई थी कि भाई तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा क्योंकि जमीन तुम्हारे नाम है। जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो भूमि को जोतने वाले से जितना चाहे राशि ले सकते थे। यानी जमींदारों को ये पूरी खुली छूट दी गई थी, सरकार ने पूरी खुली छूट दी थी कि तुम किसानों से जो भूमि को जोत रहे हैं, जिस जो जो भूमि तुम्हारे नाम पे है उस पे जो किसान भूमि को जोत रहे हैं उनसे तुम जितना चाहे राशि, जितना चाहे लगान, जितना चाहे टैक्स ले सकते हो। बस फिर जब सरकार ने जमींदारों को ये अनुमति दे दी कि भाई जितना चाहे तुम टैक्स ले सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस भू राजस्व प्रणाली की वजह से जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। वो भू राजस्व के लिए अपनी मांग को बार बार बढ़ाते गए, जिससे कृषि का क्या हो गया, संपूर्ण विनाश हो गया। वो बार बार किसानों से कहते भाई अब टैक्स बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा देना। तो इससे क्या हो गया जो खेती थी वो सही से हो नहीं पाती थी और कृषि का क्या हो गया, संपूर्ण विनाश हो गया। ये तो था पहला कारण। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा मुख्य कारण था कृषि का व्यापारीकरण। कृषि का व्यापारीकरण होता क्या, पहले वो देखते हैं। कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के बजाय बाजार के लिए खेती करने से है। कृषि के व्यापारीकरण का मतलब क्या, कि कृषि खुद के लिए मत करो, खुद के खाने के लिए अनाज मत उगाओ, बाजार में बेचने के लिए अनाज उगाओ। तो वो क्या होगा, कृषि का व्यापारीकरण होगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए तथा उसे विरंजित करने के लिए नील की बहुत ज़रूरत थी। ब्रिटिश में क्या था, उस समय एक कपड़ा उद्योग था बहुत बड़ा, उसको उसमें जो कपड़े थे उनको रंगने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, नील की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती थी। जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने किसानों को
परंपरागत निर्वाह फसल यानी जो वो सदियों से बोते आ रहे हैं खाने पीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, क्या था वो? चावल तथा गेहूं। उन्होंने कहा कि इस परंपरागत निर्वाह फसल के स्थान पर व्यापारिक फसलों की खेती करो। उन्होंने इसके लिए किसानों को विवश किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने कि नील की खेती करने के लिए उन्होंने किसानों को विवश किया, सिर्फ अपने ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग को रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए। किसानों ने नील की खेती करने के लिए, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम धन लेने के लिए विवश किया जाता था। यानी किसानों को क्या देते थे? नील की खेती करने के लिए एडवांस पेमेंट ही दे देते थे कि ले भाई, अगले महीने का पैसा ले और बस खेती हो जानी चाहिए नील की। अग्रिम धन तो किसानों को मिल जाता था, लेकिन वो अग्रिम धन सिर्फ नील की खेती करने में ही खर्चा हो जाता था उसका, और कुछ नहीं। तो इससे क्या हुआ? व्यापारीकरण के कारण निर्वाह खेती करने वाले किसानों को बाजार से अनाज खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि जो एडवांस पेमेंट वो करते थे वो सिर्फ नील की खेती करने में ही लग जाता था। और अब तो भाई उन्हें, अब वो खेती नहीं कर रहे चावल गेहूं की, तो खाएंगे क्या? इसलिए उन्हें बाजार से खरीदना पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हाथ में नकदी कैश चाहिए। लेकिन निरंतर ऋणग्रस्तता के कारण कभी कभार ही उन्हें उनके पास नकदी होती थी। यानी वो हमेशा ऋण में डूबे रहते थे, इसलिए उनके पास क्या था? कभी कभार ही पैसे हाथ में होते थे। तो इसका मतलब क्या है? उनके लिए तो अब जीना भी मुश्किल हो गया था, निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया था उनके लिए, किसानों के लिए। फलस्वरूप इसका सीधा परिणाम क्या निकला कि स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ, गतिहीन तथा गैर कंपायन था। अगला मुख्य प्रश्न है, औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत विभेदमूलक तटकर नीति की प्रकृति तथा उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी ब्रिटिश शासनकाल में जो विभेदमूलक तटकर नीति अपनाई गई थी ब्रिटिशियों द्वारा, वो क्या था और उसके प्रभाव की भी व्याख्या करनी है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ। तो क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी। ब्रिटेन को अपने उद्योग के लिए कच्चे माल की तथा निर्मित उत्पाद को बाजार में बेचने की आवश्यकता थी। यानी जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था तो उस समय क्या था? यानी जब ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी। तो औद्योगिक क्रांति जब बढ़ रही थी तो उनके उद्योगों के लिए उन्हें क्या चाहिए था? कच्चा माल चाहिए था। और जो कच्चे माल से जो वस्तु बन रही थी उद्योग से, उन्हें बेचने के लिए बाजार भी चाहिए था। तो ब्रिटेन ने पाया कि भारत कच्चे माल का उत्कृष्ट साधन था। यानी भारत कच्चे माल का एक भंडार था, और साथ ही उद्योग में निर्मित उत्पाद की बिक्री के लिए एक उत्तम बाजार भी था। यानी उद्योग में जो उनकी वस्तुएं बनी हैं, उनको बेचने के लिए भी भारत क्या था? एक बढ़िया बाजार था, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी भारत में, और वो वस्तुएं वहाँ पर बेच सकते थे जो ब्रिटेन में बनी। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने एक विभेद मूलक तटकर नीति अपनाई। ब्रिटेन ने क्या किया? एक विभेद मूलक तटकर नीति अपनाई। इस तटकर नीति में क्या था? इस नीति के अंतर्गत भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा ब्रिटेन से औद्योगिक उत्पाद के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया, लेकिन भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात पर भारी शुल्क लगाया गया। यानी इस नीति में क्या था? इस विभेद मूलक नीति में क्या था कि भारत से जो कच्चा माल जाएगा ब्रिटेन में, उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स जीरो, कोई टैक्स नहीं। और ब्रिटेन से जो वस्तुएं आएंगी भारत में, उस पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री कर दिया। यानी भारत से कच्चा माल जितना ले जाना है ले जाओ, कोई पैसा नहीं, और जितना माल ब्रिटेन से लाना है वस्तुएं बनी हुई, लाओ, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारत में जो उत्पादित वस्तुएं थी, भारत में जो हस्तशिल्प उत्पादित वस्तुएं थी, उनको अगर ब्रिटेन में ले जाना है या बाहर ले जाना है तो उस पर क्या लगता था? भारी शुल्क लगता था। ये थी विभेद मूलक तटकर नीति। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा भारतीय बाजार में बहुत अधिक
बढ़ गई। बिल्कुल, जब ब्रिटिश की वस्तुएं भारत में आ रही है और उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, ब्रिटिश की जो वस्तुएं हैं, ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गई भारत में। उनकी जो मात्रा थी, वस्तु की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की घरेलू बाजार में बिक्री निरंतर कम होने लगी। यानी भारत के जो हस्तशिल्प वस्तुएं भी जो थी, वो खुद भारत में ही बहुत ही कम बिकने लगी। विदेशी बाजार भी संकुचित होने लगा। ठीक है, भारत की जो हस्तशिल्प वस्तुएं थी या भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, वो क्या थी, वो उनको विदेशों में भी बेचा जाना मुश्किल था, क्योंकि अगर बाहर भेजोगे तो टैक्स लगेगा ज़्यादा। तो इसका परिणाम क्या निकला कि भारत में जो हस्तशिल्प था उसका पतन हो गया। यानी भारत में जो वस्तुएं बनती थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म ही हो गई। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे की व्याख्या करें। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत का जो व्यावसायिक ढांचा था वो कैसा था, उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताना है। लेकिन व्यावसायिक ढांचा होता क्या है पहले वो देखते हैं। व्यावसायिक ढांचे से अभिप्राय कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में वितरण से। यानी कि जो देश में जो जनसंख्या थी, काम करने वाली जो जनसंख्या थी, जो काम करती थी, उनका वितरण जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है, व्यावसायिक ढांचा। तो हम पहले प्राथमिक क्षेत्र में उनके वितरण को देख लेते हैं, जो था कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत। कृषि व्यवसाय के एक प्रमुख स्रोत में क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72.7% कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, क्योंकि भारत के लोग कृषि को जीवन निर्वाह का एक प्रमुख साधन मानते थे, ना कि एक लाभ देने वाला व्यवसाय। यानी जो भारत की जो जनसंख्या थी, 72.7% जो जनसंख्या थी, वो क्या करती थी, सिर्फ खेती करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो खेती करने से ही वो सिर्फ जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो नहीं। उन्हें ये लगता ही नहीं था कि ये जो खेती है वो उन्हें लाभ भी दे सकती थी। विश्व के उन्नत देशों में जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत कृषि पर आश्रित है। यानी आज जो अनेक देश हैं, उनकी जनसंख्या जो है, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो कृषि पर बहुत ही कम आश्रित है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड तथा अमेरिका की जनसंख्या का 2%, जापान का 12% तथा जर्मनी का 4% कृषि पर आधारित है। यानी अमेरिका के 2% लोग और जापान के 12% और जर्मनी के सिर्फ 4% लोग ही क्या करते हैं, बस कृषि करते हैं, कृषि पर आधारित है वो लोग। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। हाँ, साफ साफ दिखता है, क्योंकि दूसरे देशों में क्या है, ये जो जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, लेकिन भारत में क्या है, 72.7% था। तो इससे साफ सीधा जाहिर होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग में देखें तो जो उद्योग था वो क्या था, व्यवसाय का एक निराशाजनक स्रोत था। क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कार्यशील जनसंख्या का केवल 9% भाग निर्माण उद्योग या खनन इत्यादि में लगा हुआ था। यानी जब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय था तब भारत में जो कार्यशील जनसंख्या थी, जो काम करती थी, उसका केवल 9% सिर्फ 9% लोग ऐसे ही थे जो उद्योग में लगे हुए थे या खनन की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसके विपरीत अगर यूएसए यानी अमेरिका की बात करें तो उसमें 32%, इंग्लैंड में 42 तथा जापान में 39% जनसंख्या इन कार्यों में लगी हुई है। यानी इन उद्योगों का निर्माण करना या खनन करना, इसमें क्या था, क्या है कि अमेरिका जो है और इंग्लैंड जो है, वो जापान जो है, इसमें भारी मात्रा में जनसंख्या जो है वो इन कामों में लगी हुई थी। अतः स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी पिछड़ी हुई थी, इसका ये एक दूसरा प्रमाण है। बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या थी, सिर्फ 9% जनसंख्या ही जो थी वो निर्माण उद्योग में या खनन की प्रक्रिया में लगी थी। लेकिन अगर यूएसए, इंग्लैंड और जापान की बात करें तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा है। तीसरा पॉइंट है असंतुलित विकास। इसमें क्या था कि विकास को संतुलित तब कहा जाता है जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान विकास होता है।
लेकिन भारत में क्या था, भारत में द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों का विकास अपने शैशव काल में था। अतः स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय असंतुलित विकास की अवस्था में थी। तृतीय क्षेत्र यानी विदेशी व्यापार जो था भारत का, वो तो हमने देख ही लिया कि कैसे विभेद मूलक तटकर नीति अपनाई थी ब्रिटिश ने। तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी व्यापार था वो तो पूरी तरह से खत्म ही था। तो जो द्वितीय क्षेत्र था और तृतीय क्षेत्र था हमारे भारत देश का अर्थव्यवस्था का, वो क्या था, अपने शैशव काल में ही था, लेकिन उसका कोई भी विकास नहीं था। कृषि का तो चलो मानते हैं क्योंकि उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो ठीक है कृषि होती थी। लेकिन जो भारत में जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र थे उनका विकास जो था वो असंतुलित विकास था। अगला मुख्य प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के जनकांकीय रूपरेखा का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी भारत की जनसंख्या जो थी उसकी अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो क्या था कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जनकांकीय अवस्थाएं उन सभी विशेषताओं को प्रकट करती है जो एक गतिहीन तथा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। यानी भारत की जनसंख्या एक ऐसी ऐसी स्थिति थी भारत की जनसंख्या की, जो किसी दूसरे देश में होती तो उससे पता लगाया जा सकता था कि ये देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन है और पिछड़ी हुई है। ऐसा क्या था, तो था क्या कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ही ऊंचे थे। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंचे थे, लेकिन जन्म दर होता क्या है, प्रति हजार जनसंख्या में, जो देश की जो जनसंख्या होती है उसमें प्रति हजार जनसंख्या में लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो जन्म दर होती है। और उसी जन्म लेने वाले प्रति हजार बच्चों में जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें वो क्या होती है, मृत्यु दर होती है। ठीक है, तो जन्म दर यानी उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर का मतलब है निम्न जीवित दर। बिल्कुल, उच्च जन्म दर यानी बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन बच्चे मर भी तो ज़्यादा रहे हैं, उच्च मृत्यु दर भी तो था। तो यानी बच्चे अगर ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और बच्चे मर भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो जीने वाले बच्चों की जो जनसंख्या है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो वही है निम्न जीवित दर, जो क्या थी, बहुत ही कम थी, यानी जीने वाले बच्चों की जनसंख्या निम्न थी, इसलिए क्या था, निम्न जीवित दर था। जो कितना था, 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष था, जो देश में व्यापक निर्धनता को प्रकट करता है। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही साधारण थी, यानी बच्चे तो जन्म ले रहे थे लेकिन बच्चे मर भी रहे थे। तो क्या था, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी वो बहुत ही सिंपल थी, साधारण थी। इसी जनकांकीय रूपरेखा को डिटेल में देखते हैं शिशु मृत्यु दर के अनुसार। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जिनकी मौत हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर होती है प्रति हजार बच्चों पे जो जन्म लेते हैं। तो क्या था, जो शिशु मृत्यु दर था वो बहुत ही ऊंचा था। बिल्कुल, जो मरने वाले बच्चों की जो जनसंख्या थी वो तो बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी, वो लगभग 218 प्रति हजार थी। यानी हर एक हजार बच्चों पर जो जन्म लेते थे उसमें से 218 बच्चे क्या थे, मर जाते थे। इसकी तुलना में वर्तमान में यह 57 प्रति हजार है। यानी आज जो बच्चे जन्म लेते हैं, हजार बच्चे, उनमें प्रति हजार बच्चे, उनमें से 57 प्रति हजार यानी 57 बच्चे सिर्फ मरते हैं, बाकी बचते हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय 218 बच्चे मर जाते थे प्रति हजार जन्मे बच्चों पर। तो उच्च शिशु मृत्यु दर अत्यधिक निर्धनता का चिन्ह है। यानी जो अगर बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो देश बहुत ही गरीब है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, या लोगों में जो जागरूकता है वो नहीं है। ये साफ सीधा दिखाता है कि वो देश बहुत ही निर्धन है, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही गतिहीन और पिछड़ी हुई है। दूसरा है जीवन प्रत्याशा के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति की औसत जीवन अवधि केवल 32 वर्ष होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो लोग थे, वो ज़्यादातर लोग क्या थे, वो सिर्फ 32 वर्ष तक ही जीते थे, जबकि वर्तमान में ये बढ़कर 63.5 वर्ष हो गई है। यानी आज जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो 63-64 साल तक जीते हैं, लेकिन उस समय क्या था, लोग क्या थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, वो 32 वर्ष तक आते आते मर जाते थे। इसका मतलब क्या है, निम्न जीवन प्रत्याशा था। और निम्न जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सुधार सुविधा के अभाव, जागरूकता के अभाव तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए साधनों के अभाव को व्यक्त करती है। बिल्कुल, निम्न जीवन प्रत्याशा यानी ये जो 32 वर्ष में ही लोग मर रहे थे, ये क्या दिखाता है कि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बहुत ही घटिया थी, बहुत ही कम थी, और जागरूकता जो थी लोगों में वो बहुत ही कम थी।
अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी साक्षर का दर। साक्षर क्या होता है? वो लोग जो पढ़ तथा लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? साक्षर होते हैं। तो उन्हीं का दर जो होता है वो साक्षरता दर होता है। तो वो कितना था? उनकी जनसंख्या जो थी वो थी लगभग 16% थी। लेकिन स्त्री साक्षरता दर तो और अधिक दुखद थी, ये केवल 7% थी। आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन के अतिरिक्त ये दर समाज में पाए जाने वाले लिंग भेद को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि हाँ, लोग तो कम पढ़े लिखे थे ही, 16% जनसंख्या ही सिर्फ पढ़ी लिखी थी। और उस पर अगर महिलाओं की बात कर दे तो महिला तो सिर्फ 7% ही ऐसी महिला थी जो सिर्फ पढ़ या लिख सकती थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा समाज जो था, वो हमारा जो देश था, अर्थव्यवस्था जो था भारत का, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था और लिंग भेद भी बहुत अधिक था। अगला मुख्य प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? यानी ब्रिटिश काल में जो भारत की जो संपत्ति थी उसका निष्कासन जो हो रहा था वो क्या था? तो था क्या कि औपनिवेशिक काल में विभेद मूलक व्यापार तथा तटकर नीति द्वारा भारतीय संपत्ति का निष्कासन किया गया। क्या था, डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट जो था, प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार उत्पादों का शुद्ध आयातक भारत हो गया था। क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं जैसे कच्चा रेशम, कपास, पटसन, नील, चीन आदि का शुद्ध निर्यातक बन गया। यानी कि जो भारत जो था वो कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं को शुद्ध रूप से भेजने लगा विदेश, कि भारत से जितनी भी कच्चा माल है वो क्या जाएगा? सीधा विदेश जाएगा। और दूसरी और ब्रिटिश उद्योग द्वारा उत्पादित निर्मित वस्तुओं, यानी ब्रिटिश उद्योग द्वारा जो उत्पादित निर्मित वस्तुएं थी उनको, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े, इनका क्या हो गया? शुद्ध आयातक बन गया। क्या हो गया? शुद्ध आयातक बन गया। यानी ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनती थी वो क्या थी? वो भारत में सीधा आने लगी। ब्रिटेन से सीधा वस्तुएं भारत में आने लगी, वो भी भारी मात्रा में। दूसरा क्या कि भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकारी नियंत्रण। क्या था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत का विदेशी व्यापार विश्व के सभी भागों में विस्तृत था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन सरकार का एकाधिकार नियंत्रण हो गया। यानी जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो भारत में विदेशी व्यापार जो था वो भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही फैला हुआ था। लेकिन जब से ब्रिटिश सरकार ने अपनी औपनिवेशिक नीति लगाई, इस पे क्या हो गया? ब्रिटेन सरकार का एकाधिकारी नियंत्रण हो गया। भारत के 50% से अधिक निर्यात तथा आयात केवल भारत तथा ब्रिटेन के बीच ही सीमित हो गए। यानी भारत जो भी व्यापार करता था वो आधे से ज्यादा व्यापार किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ ही होता था भारत का। भारतीय निर्यातकों से ब्रिटिश उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध होने लगा और ब्रिटेन से आयातित निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत एक विशाल बाजार बन गया। यानी भारत से ब्रिटिश के जो उद्योग थे, ब्रिटेन के जो उद्योग थे, वहाँ के लिए कच्चा माल कहाँ से आने लगा? भारत से। और ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनती थी, जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, उनकी बिक्री के लिए भारत क्या हो गया? एक विशाल बाजार बन गया जहाँ पे वो अपनी वस्तु बेच सकते थे। तीसरा पॉइंट है, व्यापार में आधिक्य परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए। क्या था कि भारत के निर्यात उसके आयात से अधिक थे, यानी व्यापार शेष का आधिक्य। क्या था कि भारत में जो जितनी वस्तुएं भारत में आती थी उससे ज्यादा भारत से वस्तुएं जाती थी। तो इससे क्या था? भारत को व्यापार शेष का आधिक्य था। आप खुद ही सोचो कि अगर आप एक व्यापारी हो और आप वस्तुएं कम खरीद रहे हो और बेच ज्यादा रहे हो, तो यानी आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। तो वही भारत के साथ था। भारत में व्यापार का जो शेष था वो बहुत ही अधिक था, किंतु इस आधिक्य का कारण था बड़े पैमाने पर प्राथमिक वस्तु यानी कच्चे माल का निर्यात। यानी ये जो व्यापार शेष में जो आधिक्य था वो क्या था? ये जो प्रॉफिट था वो क्या किस लिए था? क्योंकि जो भारत की जो वस्तुएं थी, कच्चा माल था भारत का, वो निर्यात हो रहा था, वो बाहर जा रहा था। व्यापार शेष के आधिक्य का उपयोग देश की समृद्धि तथा विकास के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए
ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए और औपनिवेशिक नीतियों को बढ़ावा देने पर इसे खर्च किया गया। यानी जो व्यापार शेष आधिक्य का जो पैसा था उसको देश की समृद्धि या विकास के लिए ब्रिटिशों ने खर्च नहीं किया। उन्होंने इसको किस पे किया? प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया, लड़ाई में जो खर्चा हुआ, युद्ध में जो खर्चा हुआ उसको पूरा करने के लिए किया, और उनकी जो औपनिवेशिक नीतियां थी उनको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ उस पर खर्च किया गया। देश के भावी विकास तथा निवेश के लिए इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया, जिसका अर्थ है भारतीय संपत्ति का बड़ी मात्रा में निष्कासन। अगला मुख्य प्रश्न है, क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिए थे? यानी अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई उसका कोई सकारात्मक प्रभाव भी था? तो आइए देखते हैं। वैसे तो ब्रिटिश शासन के कार्य और उसकी नीतियां शोषण युक्त थी, लेकिन फिर भी उनके सकारात्मक प्रभाव थे। क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी कार्य किए, जो भी नीति अपनाई, वो क्या थी? शोषण युक्त थी। वो सिर्फ शोषण करने वाली थी, लेकिन उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। वो क्या थे? आइए देखते हैं। पहला जो सकारात्मक प्रभाव था वो था व्यापारिक कृषि। क्या था कि ब्रिटिश शासन के व्यापारिक कृषि के कारण किसानों ने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करना छोड़ दिया था। अब वो लाभ को प्राप्त करने के लिए कृषि करने लगे। क्या था कि जब से ब्रिटिश ने व्यापारिक कृषि आरंभ की तो किसानों ने क्या किया? अपने जीवन निर्वाह के लिए अब कृषि करना छोड़ दिया। उन्होंने कृषि किसके लिए किया? लाभ कमाने के लिए किया। दूसरा सकारात्मक प्रभाव था रेलवे तथा सड़कों का निर्माण। क्या था कि रेलवे तथा सड़कों के निर्माण ने आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कई नए अवसर खोल दिए। इससे देश में व्यापार की गति को अधिक कर दिया। बिल्कुल, रेलवे और सड़कों से क्या हुआ? जो वस्तुएं बनती थी तो उससे क्या, वस्तुएं जो बनती थी वो जल्दी से पहुंच जाती थी, या जो भी कामकाज है वो तेजी से होता था। तो इससे व्यापार क्या हुआ? व्यापार को भी गति मिली और व्यापार भी तेजी से होने लगा। तीसरा जो सकारात्मक प्रभाव था वो था यातायात के साधनों का विस्तार। इसमें क्या था कि यातायात के साधनों के विस्तार ने भारत में न केवल अकालों को रोका, बल्कि उनके प्रतिकूल प्रभाव को शिथिल बना दिया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की शीघ्रता से खाद्य सामग्री पहुंचाई जाने लगी। यानी यातायात के साधन इतने बढ़िया हो गए थे कि अब जो अकाल भी जब देश में पड़ता था तो वहाँ पे उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सकती थी, या जो सूखाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर भी खाद्य सामग्री आसानी से पहुंचा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो यातायात के साधन थे वो पहले से अब काफ़ी ठीक थे। चौथा जो सकारात्मक प्रभाव था वो था मुद्रा विनिमय प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मुद्रा विनिमय प्रणाली ने ले लिया। क्या था वस्तु विनिमय प्रणाली? क्या थी कि अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके बदले आपको वस्तु देनी पड़ेगी। यानी मान लो अगर आपको कोई किताब खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसे आपको कोई दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी। जैसे आपके पास अनाज है, आधा बोरी अनाज है या जितना भी है, उस किताब के बदले जब आप उसे दोगे तो वो तुम्हें किताब दे देगा। तो ये था वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वस्तु दो, वस्तु लो। लेकिन ब्रिटिश से क्या हुआ कि ब्रिटिश के आने से क्या हुआ? मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गई। मुद्रा विनिमय प्रणाली यानी कोई भी वस्तु खरीदनी है तो पैसा दो और वस्तु ले जाओ। तो इससे क्या हुआ? मुद्रा विनिमय प्रणाली के विकास ने श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण तथा बड़े पैमाने के उत्पादन को सुविधाजनक बना दिया, क्योंकि ये आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापक होते हैं। बिल्कुल, जब मुद्रा विनिमय प्रणाली आई तो इससे क्या हुआ? श्रम विभाजन बढ़ा, विशिष्टीकरण बढ़ा और जो उत्पादन जो था वो सुविधाजनक हो गया। इससे आर्थिक विकास हुआ। पांचवा पॉइंट है सशक्त तथा कुशल प्रशासनिक तंत्र, जो ब्रिटिश का एक सकारात्मक प्रभाव था। क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने एक सशक्त एवं कुशल प्रशासनात्मक ढांचे के विरासत छोड़ी, जो हमारे राजनीतिज्ञों तथा नियोजकों को काम आया। यानी ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो राज किया था, कैसे नीति अपनाते हैं, क्या कैसे कानून बनता है, क्या था वो सब वो छोड़ कर गए। क्योंकि लोग जो थे हमारे देश के, वो हमारे जो राजनेता थे वो ये सब सीख चुके थे, सशक्त और कुशल प्रशासनिक तंत्र ब्रिटिशों से। अगला मुख्य प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति की विवेचना
कीजिए। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो औद्योगिक नीति अपनाई हमारे देश में, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण हेतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण घटी आर्थिक घटनाओं से विश्व भर में औद्योगिक वस्तुओं की दुर्लभता बहुत बढ़ गई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो उद्योग की जो वस्तुएं हैं उनकी कमी पड़ने लगी विश्व में। तो इससे क्या हुआ, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए निवेशकों ने भारत में आयरन एंड स्टील एवं कागज जैसे उद्योगों की स्थापना की। जब इन औद्योगिक वस्तुओं की दुर्लभता बढ़ने लगी, तो क्या किया निवेशकों ने, भारत में आयरन और स्टील जैसी उद्योगों की स्थापना की। ठीक है, आयरन एंड स्टील एवं कागज जैसे उद्योगों की स्थापना की, लेकिन आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी बहुत ही सीमित थी। ये केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित थी जिनके द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत होने की आशा होती थी। यानी निवेशकों ने उद्योग तो स्थापित कर दिए स्टील, कागज या आयरन के, लेकिन राज्य जो थे वो बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। राज्य जो ब्रिटिश सरकार थी वो सिर्फ उन चीज़ों में ध्यान देती थी, उन क्षेत्रों में ध्यान देती थी जिससे ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का आकार बढ़े। जो क्षेत्र क्या थे, रेलवे था, क्योंकि रेलवे ब्रिटिश के जो वस्तुएं उनको लेके जाता था। शक्ति का उत्पादन, बंदरगाहों का विकास, संचार के साधनों का विकास, ब्रिटिश बस केवल इन पर ध्यान देते थे। उन्हें उद्योगों से, आधुनिक उद्योगों से कोई लेना देना नहीं था भारत में। दूसरा क्या था, पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग के अभाव के कारण भी औद्योगिकरण का विकास बहुत धीमा तथा मंद गति वाला था। पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग मशीनों तथा औद्योगिक प्लांट्स का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल, जो पूंजीगत वस्तुएं जो उद्योग बनाती है वो क्या बनाती है, मशीन और प्लांट्स बनाती है। यही पूंजीगत वस्तुएं होती है जिनका और अधिक औद्योगिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मशीन बनाने वाली जो उद्योग थी, इसके लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि भारतीय निवेशकों के पास नहीं थी। इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के अभाव में, यानी मशीनों के अभाव में, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीमी और मंद गति वाली रही। अगला मुख्य प्रश्न है, भारत में जनसंख्या समृद्धि के इतिहास में सन 1921 को महाविभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है? जनकांकीय संक्रमण के इतिहास में 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले भारत में जनसंख्या की वृद्धि कभी भी एक समान नहीं रही। जनसंख्या के आकार में उतार चढ़ाव होते रहते थे। किसी एक जनगणना में यह बढ़ जाता था तथा दूसरी में घट जाता था। लेकिन 1921 के बाद भारत की कुल जनसंख्या में कभी भी गिरावट नहीं आई। यानी 1921 को महाविभाजन का वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जनसंख्या कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, तो जो वृद्धि होती थी वो ऐसी थी जनसंख्या की 1921 से पहले। लेकिन 1921 के बाद ऐसा हुआ कि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या कभी भी घटी ही नहीं, हमेशा बढ़ती रही। तो इसलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। 1931 की जनगणना में 202.76 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। सन 1941 की जनगणना में 3.96 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 1951 की जनगणना में कुल 4.24 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1921 तक भारत की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि चौंका देने वाली नहीं थी। लेकिन 1951 के बाद ही जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई और अत्यधिक जनसंख्या के रूप में देश को एक भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा। यानी 1921 को महाविभाजन वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पहले जनसंख्या कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि जनसंख्या कभी भी घटी नहीं, हमेशा बढ़ी। लेकिन ये नॉर्मल था। लेकिन 1951 के बाद क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, इतनी तेजी से कि जनसंख्या ही हमारे देश के लिए एक भयंकर चुनौती बन गया।